ओवैसी को 7 जन्म और लेने पड़ेंगे फिर भी हिंदुस्तान नहीं होगा। 7 जन्म लेकर भी आया तब भी हिंदुस्तान को हरा करने की ताकत उनके खानदान में नहीं, और 7 ऊपर से भी आए तब भी हरा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। बीजेपी को ऐसा दिख रहा कि तेलंगाना के अंदर उनका कंपटीशन सिर्फ एआईएमआईएम से है। इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने माइनॉरिटी बजट, ओवैसी भाइयों के सियासी किरदार और तेलंगाना में मुसलसल आने वाली हुकूमतों के काम पर सख्त सवालात उठाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर सिर्फ कागजों तक महदूद रह गई है। चाहे हुकूमत बीआरएस की हो या कांग्रेस की, जमीन पर माइनॉरिटीज के लिए कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। इन्होंने कहा कि सालों से माइनॉरिटीज के नाम पर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में माइनॉरिटीज की जिंदगी में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। बजट में बड़ी बड़ी बातें होती है, स्कीम्स के नाम लिए जाते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो सब कुछ हवा में जाता है। इस सिलसिले में किसी भी पार्टी ने ईमानदारी से काम नहीं किया। कविता ने एआईएमआईएम के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी तनकीद की और कहा कि इनकी सियासत सिर्फ पावर के गिर्द घूमती है। इन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक सनफ्लावर की तरह है जो हमेशा पावर की तरफ घूमती रहती है। जिसके हाथ में हुकूमत होती है वहां उनका दोस्त बन जाता है। इनका कहना था कि जब तेलंगाना की तश्कील की बात हो रही थी उस वक्त ओवैसी भाई तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, लेकिन जब टीआरएस और बाद में बीआरएस की हुकूमत बनी और केसीआर पावर में आए तो वही एआईएमआईएम उनके साथ खड़ी हो गई और लगभग 10 साल तक उनकी हुकूमत का हिस्सा बनी रही। और रही बात ओवैसी ब्रदर्स की, अब देखिए उन्होंने कैसे है, जैसा सनफ्लावर रहता ना भाई, सनफ्लावर सन के गोल गोल घूमते रहता। ओवैसी ब्रदर्स एमआईएम पार्टी पावर के गोल गोल घूमते रहते। जो भी पावर में है, जो भी इख्तियार में है, उनके साथ रहते उन्होंने। पहले तेलंगाना को अपोज करे, रॉयल तेलंगाना होना बोल के बोले, लेकिन जब तेलंगाना बना और केसीआर साहब हुकूमत में आए, जिनका मेन एजेंडा ही तेलंगाना फॉर्मेशन था, लेकिन उनके साथ मिलकर 10,000 पावर में शेयर करे। उस टाइम पे केसीआर साहब के वाह करते रहे। और अभी बिफोर दिस इलेक्शन 2023 से पहले उन्होंने क्या बुलाया रेवंत रेड्डी साहब को, इन्होंने आरएसएस के आदमी है बोल के बोले। लेकिन जब रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में आए तो उनके पास गए। अब इनका सीएमओ के पास आना जाना तो है, पावर के साथ आना जाना है। और ताज्जुब की बात यह है, वहां ऊपर राहुल गांधी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते, लेकिन यहाँ जुबली हिल्स इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब के पास रह के कैंडिडेट भी नहीं लगा एमआईएम का, पूरा कांग्रेस का साथ दिए। तो इन्होंने किनके साथ है? जो भी इख्तियार में रहते उनके साथ है। तो इन्होंने कहा कि यह सियासत सिर्फ फायदे और कुर्सी के लिए की जा रही है, ना कि आवाम के लिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके मसाइल, तालीम, रोजगार और महंगाई पर कोई संजीदा बात नहीं होती। कविता ने जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का भी जिक्र किया और कहा कि एआईएमआईएम ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, जो इस बात का इशारा है कि पार्टी ने बिल वसीता तौर पर कांग्रेस की मदद की। इनका कहना था कि यह फैसला भी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। आखिर में कविता ने कहा कि तेलंगाना के अवाम, खासकर माइनॉरिटीज, अब इन सियासी चालों को समझ चुकी है। अब लोग सिर्फ बातों से नहीं, काम से फैसला करेंगे। जो पार्टी वाकई जमीन पर काम करेगी, सिर्फ वही आवाम का भरोसा जीत सकेगी। अब एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम ने पहले ही कह दिया है कि तेलंगाना के जो म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, जहां जहां म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर ये लोग किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करने वाले हैं। अकेले अपनी पार्टी के दम पर इलेक्शन लड़ेंगे। जाहिर है कि एआईएमआईएम एक अब बड़ी पार्टी बनती जा रही है। महाराष्ट्र, बिहार के अंदर भी काफी सीटें जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनके कॉर्पोरेटर्स है। तो अब तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन से ये लोग अकेले अपनी पार्टी के दम पर इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर भी अकेली पार्टी लड़ने का इरादा रखने के कुछ बातें हो रही है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एआईएमआईएम को दूसरे पार्टी टारगेट करेंगे। कल रेवंत रेड्डी ये बोल दिया कि बीजेपी की लाइफलाइन है। बीजेपी वाले एआईएमआईएम के डर से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे रहे। इसके बारे में आगे बात करूंगा अभी। तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी, चाहे बीआरएस रहो, कांग्रेस रहो या बीजेपी रहो, उनको ये डर लग रहा है कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार भी कुछ बड़ा खेल खेलने वाली है। तो करीमनगर शहर की सियासत में एक अहम और हैरानकुन तब्दीली देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले तकरीबन 25 सालों से इस शहर में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने से परहेज करती रही है, इस दफा म्युनिसिपल इलेक्शन में 4 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। बीजेपी, जी हाँ बिल्कुल सही सुने, बीजेपी वाले 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रही है। इंतखाबात 11 फरवरी को होने जा रहे हैं, यानी कल वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी वालों ने यह फैसला किया। इस फैसले को सिर्फ एक आम टिकट तकसीम करना नहीं, बल्कि एक सोची समझी सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का मरकज एआईएमआईएम है, जो करीमनगर के कुछ इलाकों में अरसे से अपनी जड़ जमा चुकी है। सबसे ज्यादा तवज्जो वार्ड 32 पर है, जहां से बीजेपी ने मोहम्मद इनायत अली को टिकट दिया है। यह वार्ड तकरीबन 4 दशकों से एआईएमआईएम का किला समझा जाता रहा है। यहाँ के कुल वोटर्स में से तकरीबन 98% मुस्लिम है और अब तक बीजेपी ने कभी इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने की कोशिश तक नहीं की थी।
मोहम्मद इनायत अली जो पेशे से फूलों की दुकान चलाते हैं और इसी वार्ड के रहने वाले हैं, पहली दफा बीजेपी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यह पार्टी के माइनॉरिटी आउटरीच प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और सूफी समेत के तेलंगाना प्रेसिडेंट भी है, जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा से मुतालिक एक इनिशिएटिव माना जाता है। इनकी कैंडिडेचर इस बात का इशारा है कि बीजेपी अब उन इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है जहां पहले इनका नाम और निशान भी नहीं होता था। वार्ड नंबर 32 के अलावा वार्ड नंबर 31 से मोहम्मद फयाजुद्दीन, वार्ड 59 से मोहम्मद समी परवेज और वार्ड 61 से सैयद रिजवाना को टिकट दिया गया है। बीजेपी वालों ने ये चारों वार्ड बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है। ये बात इसलिए भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है क्योंकि बीजेपी आमतौर पर मुसलमानों को बीसी रिजर्वेशन देने के सख्त मुखालिफ करती रही है, खासतौर पर जब बात मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की हो। तेलंगाना में बीजेपी के सीनियर रहनुमा बार बार ये कहते रहे हैं कि रिजर्वेशन का बुनियादी उसूल सिर्फ समाजी और तालीम पिछड़ेपन पर होना चाहिए, ना कि मजहब पर। बंडी संजय जो करीमनगर का एमपी है और पहले तेलंगाना बीजेपी का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, इस सिलसिले में कांग्रेस के प्रपोजल को गैरकानूनी और मौजूदा बीसी कम्युनिटीज के लिए नुकसानदेह करार देता रहा है। इसका कहना था कि अगर मुसलमानों को मजहबी बुनियाद पर बीसी रिजर्वेशन दी गई तो बीजेपी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर के एहतजाज करेगी। अपनी कैंपेन में बंडी संजय ने ट्रिपल तलाक का मसला भी उठाया था, खासतौर पर मुस्लिम खवातीन से मुखातिब होते हुए। ये एएमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करते हुए बीजेपी हुकूमत के उस फैसले का हवाला देता है जिसमें ट्रिपल तलाक को जुर्म करार दिया गया। साथ ही बीआरएस और कांग्रेस से भी पूछता है कि इस मसले पर उनका वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है। इसी तरह म्युनिसिपल इलेक्शन जो आमतौर पर सड़कें, पानी, सीवरेज और बेसिक फैसिलिटीज जैसे मुकामी मसाइल तक महदूद होता है, अब एक बड़ा सियासी मुकाबला बन चुका है और इस इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी वाले नवनीत राणा और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े लीडर्स को तेलंगाना ला रहे और स्पीचेस देने लगा रहे। तो ये है अलीना आमिर, एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद अफसोसनाक वाकया सामने आया जब इनसे मंसूब एक गंदी वीडियो अचानक वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने बिना किसी तस्दीक के इन पर तनकीद शुरू कर दी, ट्रोलिंग हुई और सोशल मीडिया पर इनके किरदार पर सवालात उठाए गए। इस पूरे मामले के बाद अलीना आमिर ने खुद एक वाज़ेह और पुरअसर वीडियो जारी किया जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो उनकी असल वीडियो नहीं है बल्कि एक डीप फेक है। इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनकी शक्ल और चेहरा इस्तेमाल करके एक झूठी और गलत वीडियो बनाई गई है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इस हवाले से इन्होंने मुतालिका इदारों को कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है ताकि इस गलत काम के जिम्मेदारों को कानूनी तौर पर जवाबदेह बनाया जा सके। ये पहला वाकया नहीं है और ना ही शायद आखिरी। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कई इन्फ्लुएंसर खासतौर पर खवातीन इसी किस्म के मसाइल का शिकार हो रही है। कभी कोई फेक वीडियो, कभी एडिटिंग तस्वीर और कभी आवाज तक को एआई के जरिए बदल कर वायरल कर दिया जाता है। आज के दौर में एआई का दौर है जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो चुकी है कि सच और झूठ के दरमियान फर्क करना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी वायरल वीडियो या कंटेंट पर फौरन यकीन ना करें जबकि किसी चीज की प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो जाए। तब तक फैसला बनाना या किसी को दोषी ठहराना ना सिर्फ गलत है बल्कि जुल्म के बराबर भी हो सकता है। तो इनके वायरल वीडियो पर इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सबको यहाँ पे बताने आई हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर दर्ज हो चुकी है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने मेरी डीप फेक एआई वीडियो बनाई, जिन लोगों ने इसको स्प्रेड किया, जिन लोगों ने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में लिंक्स शेयर किए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, इन सब के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और इन सबको इबरत का निशान बनाया जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक आवर सीएम मैम मरीम नवाज साहिबा एंड मैम हिना परवेज भट्ट जिन्होंने इस केस को पर्सनली हैंडल किया एंड स्पेशल थैंक्स टू एनसीसीआईए जिन्होंने मेरी इतनी जल्दी एफआईआर दर्ज की। मैं लड़कियों के लिए आवाज बनने आई हूँ जो अपनी आवाज खुद नहीं बन सकती, जो बेचारियां डर जाती हैं कि मेरी ये डीप फेक एआई वीडियो बनाकर मेरी फैमिली को भेज दी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप सच्चे हैं ना तो कोई आपको नहीं डरा सकता। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।